नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज कर्नाटक में गरजेंगे पीएम मोदी। प्रियंका गांधी केरल के तिरुवनंतपुरम में करेंगी रोड शो। आज महाराष्ट्र में नांदेड़ और परभणी में पीएम मोदी की रैली, करेंगे जनसभा को संबोधित। बिहार में राहुल गांधी की पहली रैली आज, भागलपुर में हुंकार भरेंगे राहुल, तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं साथ। यूपी में फिर दिखेगी युवाओं की जोड़ी, अमरोहा में राहुल अखिलेश आज करेंगे संयुक्त रैली। बसपा छोड़कर आए दानिश अली हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। मेरठ में 20 अप्रैल को अखिलेश यादव करेंगे जनसभा, गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा के लिए वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में बीजेपी कांग्रेस की बड़ी सभा, दोनों दलों की बड़ी टेंशन, भीड़ जुटाना होगी सबसे बड़ी चुनौती। इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की कवायद जारी, आज इंदौर में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, 5 से ज्यादा दलों को भेजा गया न्योता। कांगड़ा हमीरपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी तय नहीं, आज हो सकती है पार्टी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मोहर। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध, अब 20 अप्रैल को सीबीआई की दलीलें सुनेगा कोर्ट। मौसम ने फिर बदला मिजाज, हिमपात से गिरा तापमान, आईएमडी ने कई राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकाने पर किए ताबड़तोड़ हमले, एयर इंडिया ने तेल अवीव जाने वाली सभी उड़ानें की स्थगित। पाकिस्तान में चीन के बाद अब जापानी नागरिकों पर आतंकी हमला, बाल बाल बचे, दोनों हमलावर ढेर। सिकलीव कल्चर से परेशान हुए पीएम ऋषि सुनक, लंबी अवधि के मेडिकल अवकाश नियमों को सख्त करने पर करेंगे विचार। स्कॉटलैंड में 2 भारतीय छात्रों की झरने में डूबकर मौत, दोस्तों के साथ गए थे घूमने, आंध्र प्रदेश के थे दोनों। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस का Tu-22 M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मार गिराया। ईपीएफओ सदस्यों की संख्या बढ़ी, वित्त वर्ष 2023-24 में 19% की बढ़ोतरी के साथ 1.65 करोड़ पहुंची। एयर इंडिया की तेल अवीव के लिए उड़ानें रद्द, इजराइल ईरान विवाद को देखकर 30 अप्रैल तक फ्लाइटें कैंसिल। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा तो महंगाई में होगी वृद्धि, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति। दुबई में भारी बारिश से अस्त व्यस्त हुआ आम जनजीवन, इंदौर से जाने वाली उड़ान निरस्त। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार के लिए चलाएगा समर स्पेशल ट्रेनें। 19 अप्रैल यानी बीते दिन एक और जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का दर्द छलका। बीजेपी के साथ अपने पुराने गठबंधन पर बात करते हुए उद्धव ने दावा किया कि देवेंद्र ने कहा था कि वो मेरे बेटे आदित्य को सीएम बनाएंगे और खुद दिल्ली चले जाएंगे। उन्होंने मुझे अपने ही लोगों के सामने झूठा बना दिया था। ये दावा करने के साथ ही उद्धव ने बीजेपी और उनके गठबंधन में पड़े दरार पर बात करते हुए आगे कहा कि हम हिंदुत्व पर बीजेपी के साथ थे, बीजेपी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, गठबंधन और सेना को तोड़ दिया। मेरे पिता ने कहा था तुम दिल्ली संभालो, मैं राज संभालूंगा। सब अच्छा चल रहा था। 2012 में मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मोदी मेरे घर आए। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया। हालांकि उनकी सरकार बनते ही उनकी चाल अलग हो गई। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हमसे पूछा था क्या आपने सर्वे करवाया है। मैंने कहा हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ाई में उतरते हैं, हम सर्वे नहीं करते हैं। बीजेपी ने गणना की, बाला साहब के चले जाने के बाद ये हड़ताल करने का समय है, उनकी गारंटी इस्तेमाल करो और फेंक दो। अंततः 2019 में हमारे साथ भी यही किया गया। वहीं सीएम पद पर बात करते हुए उनका आगे कहना था, मैंने अपने पिता से वादा किया था कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी आलाकमान के साथ इस बात पर सहमति हुई थी कि सेना और बीजेपी का 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा। देवेंद्र ने कहा था वो मेरे बेटे आदित्य को सीएम बनाएंगे और खुद दिल्ली चले जाएंगे। उन्होंने मुझे अपने ही लोगों के सामने झूठा बना दिया। मुझे एक बीजेपी का सहयोगी दिखाओ जो बीजेपी से नाराज ना हो। आज एनडीए में सिर्फ टूटे फूटे लोग हैं, वो अपने नेताओं के साथ भी यही करते हैं। ये आरोप लगाने के साथ ही उद्धव ठाकरे ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि हमारा हिंदुत्व उनके हिंदुत्व से अलग है, हमारा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाने वाला है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम बस गद्दारों के खिलाफ है। बता दें उद्धव और बीजेपी की राहें जुदा होने का मुख्य कारण सीएम की कुर्सी ही थी। इसकी वजह से 2019 चुनाव के बाद 35 साल पुराना गठबंधन टूट गया था।
पश्चिम बंगाल के 3 लोकसभा केंद्रों जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में छिटपुट हिंसा के बीच मतदान हुए। पश्चिम बंगाल के 3 लोकसभा सीटों के साथ मतदान देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 102 लोकसभा सीटों पर हो गए, लेकिन मतदान के दौरान हिंसा की वारदातें पश्चिम बंगाल में ज्यादा हुई। सिलीगुड़ी के पास जलपाईगुड़ी लोकसभा में डाबग्राम फुलबारी विधानसभा क्षेत्र के वलहवासा चौराहे पर बीजेपी बूथ कार्यालय संख्या 86 को कथित तौर पर जलाने का आरोप लगा। इस तरह कूच बिहार के देवचराई में टीएमसी बीजेपी के बीच झड़प की घटना घटी, लेकिन हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा मतदान भी हुए। दोपहर 1 बजे तक जहां देश के अन्य राज्यों में मतदान का प्रतिशत 35% था, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 41 डिग्री तापमान में भी मतदान का प्रतिशत का आंकड़ा 50% पार कर गया था, जबकि शाम 3 बजे मतदान का प्रतिशत 66.34% रहा, जो केवल त्रिपुरा से कम था। जबकि शाम 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में 77.57% मतदान हुए, जो देश में सर्वाधिक है। दोपहर 1 बजे तक मतदान का औसत प्रतिशत 50.96% और इसमें अलीपुरद्वार में 51.58% रहा। कूच बिहार में 50.69% और जलपाईगुड़ी में 50.65% मतदान का प्रतिशत रहा। वहीं शाम 5 बजे कूच बिहार में 77.73%, अलीपुरद्वार में 75.54% और जलपाईगुड़ी में 79.33% मतदान हुए। आपको बता दें कि औसतन पश्चिम बंगाल में मतदान का प्रतिशत ज्यादा होना और चुनाव के दौरान हिंसा होना सामान्य बात है, लेकिन इस चुनाव में भी मतदान का ग्राफ हाई दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यह सत्तारूढ़ दल टीएमसी के प्रति असंतोष को दर्शा रहा है। बंगाल के जिन 3 लोकसभा सीटों अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में मतदान हुए, वे उत्तर बंगाल में हैं और उत्तर बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलीपुरद्वार की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा ने जीत हासिल की। केवल 1 सीट पर टीएमसी का कब्जा रहा। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत साफ बता रहा है कि बीजेपी मतदाताओं को एकजुट करने में सफल रही। मतदान के दौरान हुई हिंसा से सबसे प्रभावित बीजेपी के कार्यकर्ता हुए। टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा में जो घायल हुए, वे चुनाव पूर्व हिंसा में घायल हुए हैं। मतदान के दौरान कई टीएमसी कैंप खाली दिखाई दिए, जिनसे मतदाताओं को स्लिप दिया जाता है। कई लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के प्रति असंतोष को दर्शाता है। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली में जमकर नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। अपने भाषणों में बीजेपी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि मेरे खिलाफ बीजेपी ने जो भी आरोप लगाए, उनकी सरकार ने ही उसे खारिज कर दिया। बीजेपी का काम लोगों का ध्यान भटकाने पर होता है। अमित शाह के मंत्रालय ने भी कहा है कि उसे टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह राजनीतिक प्रचार है, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई वास्तविक एजेंडा नहीं है। कन्हैया ने कहा कि हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस की लड़ाई को कायम रखेंगे। कन्हैया ने आगे कहा कि आज बीजेपी के लिए हमसे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी ने इस देश को बनाया, इसे आजादी दिलाई, उसी से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, फिर उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। इसके आगे कन्हैया ने कहा, जो देश को बनाया, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो, और उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा करके बताइए। और जब देखिए तब टीवी पे राष्ट्रवाद का बहस होता है। मैं भी बहस करना चाहता हूं राष्ट्रवाद पे, और यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश के नेताओं को पेंशन मिल सकता है, तो सेना में शहादत देने वाले परिवारों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? यह सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। हुसैनी मिशन की जानिब से हमारा ये प्रोटेस्ट जो हर साल ही निहायत ही कामयाबी के साथ जंतर मंतर पर होता था, आज भी होना था उसको। लेकिन जैसा कि अभी मेरे भाई ने भी ये वाली बात बताई कि चूँकि चुनाव की डेट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो गई हैं, और उसकी बिना पर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा हम लोगों को इसके लिए कहा कि ये प्रोटेस्ट आज ना किया जाए। बहुत कम पैमाने पर, बहुत थोड़े लोगों के साथ ही हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। हमने भी, चूँकि हमारा मुल्क ने हमेशा, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया, तो हमने उनकी बात को मानते हुए हम यहाँ पार्लियामेंट थाने पर, यहाँ हम सब लोग बहुत ही कम तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम देखिए, तादाद पे कुछ नहीं मायने रखता, तादाद जो है हमारे मकसद को रोक नहीं सकती। तादाद की अगर बेस पे देखा जाए, ना कोई अक्सरियत है ना अक़लियत है। हमारा पैगाम कम लोगों के दरमियान भी हम दे सकते हैं, हमारा पैगाम ज़्यादा लोगों के, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट के ज़रिए आले सऊद की गवर्नमेंट तक हमारा पैगाम पहुँचे। जन्नतुल बकी के हवाले से बहुत ही मुख्तसर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग एहतजाज जो करते चले आ रहे हैं, प्रोटेस्ट जो करते चले आ रहे हैं,
वो हमें करना चाहिए। फिक्र के ज़रिए प्रोटेस्ट हो सकता है, अमल के ज़रिए प्रोटेस्ट हो सकता है, और इसके अलावा तहरीरी तौर पर भी प्रोटेस्ट हो सकता है। यानी जिसमें जो भी सलाहियत है अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोटेस्ट को जारी रखें, और इंशाअल्लाह ये प्रोटेस्ट हमारा एक दिन कामयाबी में ज़रूर बदलेगा और आले सऊद को अपनी गलतियों का एहसास होगा और हमारी शहज़ादी का रोज़ा जो है वो फिर से तामीर किया जाएगा। ये हमें अपना पूरा यकीन है। ये लोग चाहे हमारे जिस्म को मौत दे दें, लेकिन हमारे नज़रियात को मौत नहीं दे सकते। अगर नज़रियात ज़िंदा हैं तो कामयाबी इंशाअल्लाह हमें ज़रूर मिलेगी। हम उस आले मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के नौकर हैं और हम अब इस नौकरी को अदा करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमें अपनी इस मुहिम में हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो मेरा जन्नतुल बकी के हवाले से अपने मुल्क के तमाम नौजवानों से, इवन चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे वो बॉयज़ हों, चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र का आदमी हो, मुझे हर एक से मेरी ये दरख्वास्त है कि आज के दिन एहतजाज के तौर पे उठो और जो भी सलाहियत है उस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए अपने एहतजाज को दर्ज कराओ ताकि हमारी आवाज़ सऊदी हुकूमत तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ग्लोबल हुसैनी मिशन की जानिब से शिया सुन्नी फ्रंट लाइन की जानिब से पूरी दुनिया में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है और तकरीबन 36 साल से ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे ज़ैड अहमद चमन मेरे बड़े भाई जुल्फ़िकार अहमद चमन साहब कर रहे हैं और मैं हमेशा साथ रहा हूँ और हमेशा साथ देता रहूँगा जब तक शहज़ादी का रोज़ा तामीर नहीं होता। और मैं इस मिशन के ज़रिए से, इस बैनर के ज़रिए से पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो तमाम मिल्लत मुस्लिमा जो इस वक्त आँखें खोल के सो रही है, उससे मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो आँखें अपनी खोले ताकि रोज़े महशर में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब दे सके कि उनकी बेटी का रोज़ा, उनके लाल, उनके नवासों का रोज़ा, उनके सहाबा के रोज़े, अम्बिया के रोज़े मिसमार कर दिए गए और वो खामोश रहे। वो क्या जवाब देंगे? मेरा इतना सवाल है उम्मत मुस्लिमा से कि अगर बरोज़े महशर नबी करीम ने सवाल कर लिया कि मेरी बेटी का रोज़ा मिसमार रहा और तुम कहाँ थे, ये आज जो पूरी सऊदी पे या पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जो आफतें और मजालिम हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आले मोहम्मद से मोहब्बत की दूरी का नतीजा है। अगर आले मोहम्मद के दामन से मुतवस्सिक हो जाएं और आले मोहम्मद से मोहब्बत दिल से करने लगें तो यकीनी तौर पर तमाम इनके ऊपर से अज़ाब और तमाम मुसीबतें हट जाएंगी और आले मोहम्मद हमेशा सरबलंद थे और सरबलंदी रहेगी। चमन भाई की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम मुसलसल 36 साल से हो रहा है और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी होता है और उसके बाद में UN के ऑफिस, सऊदी एम्बेसी पे हम लोग अपना एहतजाज करते हुए वहाँ पर मेमोरेंडम देते हैं। 1344 हिजरी की 8 शव्वाल एक ऐसा दिन था जिसको 101 साल हो चुके हैं कि वो हमारे सीने में आज भी बरकरार है और उसको हम भूल नहीं सकते। मई का महीना था, 1926 ईस्वी थी। इस तरीके से 1926 ईस्वी और 1344 हिजरी 100 साल गुजर चुके हैं और हमारे वालिद भी इसी उसमें चले गए मेमोरेंडम देते हुए, हमारे बुज़ुर्ग चले गए, आज हम मौजूद हैं। लेकिन वो जगह जहाँ पर कि जन्नतुल बकी है, मस्जिद नबवी है, न सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा मासूम कायनात रसूल खुदा की बेटी बल्कि 4 इमाम भी वहाँ मौजूद हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनको जहर दे के शहीद किया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, करबला के वाक़यात जिनके बगैर अधूरे हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। ये वो इमाम हैं कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबकी इमामत का सिलसिला इन्हीं से मिलता है। अगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को अलग कर दिया जाए तो चाहे इमाम हम्बल के मानने वाले हों, इमाम शाफ़ी के मानने वाले हों, मालिक के मानने वाले हों, इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले हों, उनकी मसलक जो है, उनका मसला जो है अधूरा है। इसलिए हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, सुन्नी शिया फ्रंट की जानिब से, ग्लोबल हुसैनी मिशन की जानिब से ये पुरजोर मांग कर रहे हैं कि हमारी इस मांग को माना जाए। और जो मकामात हैं, आज देखिए आप, हेरिटेज हर जगह हैं। इंडिया में हमारे हेरिटेज हैं, दूसरे कंट्रीज़ में हेरिटेज हैं, वर्ल्ड हेरिटेज है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज नहीं बल्कि ग्लोबल हेरिटेज है। जनाब फातिमा ज़हरा की जो कब्र है ग्लोबल हेरिटेज में आती है, न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि कायनात के लिए। लिहाजा हम लोग पुरम तरीके से अपने मुल्क के कायदे कानून को मानते हुए इन हालात में भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द रोज़े की तामीर हो और वी शैल ओवरकम वन डे। इंशाअल्लाह हमें कामयाब होगी। तेरा गले जब भी पड़ा है गम
आज ग्लोबल हुसैनी मिशन की तरफ से यहाँ एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, जो हम हर साल की तरह डॉक्टर आलेता शौकत साहब, अजय रज़ा ज़ैदी साहब, डॉक्टर हमारे अली हैदर साहब, नजमी साहब, गुलशन साहब, जितने भी हमारे अली इमाम साहब, जितने भी आए, ये शहज़ादी की जो चाहत है और जितने लोग आना चाह रहे थे यहाँ, सबका मैं बहुत शुक्रिया और दुआओं के साथ कि आज यूएनओ पे अभी रिसीव के लिए आलेता बाजी ने अंदर लेटर दिया है और वो इंशाल्लाह जल्द जाएगा। हर साल की तरह आज भी सऊदी एम्बेसी को अभी हम पार्लियामेंट के SHO साहब से मिले, वो वहाँ रिसीव कराने गए क्योंकि चुनाव सहायता लग रही है, इसलिए 5, 7, 10 लोग जहाँ बसें आ रही थी उनको मना कर दिया, पब्लिक आ रही थी मना कर दिया। इसमें हमने मांग यही रखी है कि सऊदी बहुत जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर करे और फाइनेंस एड जो दे रहा है पाकिस्तान को उसको बंद करें। इसी मुद्दे में बाकी मैं आलेता बाजी से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात रखें। हम लोग आज यहाँ सब मिलकर आप हजरात ने जैसे कि अभी सुना है, मेरे छोटे भाई छम्मन, मेरे बड़े भाई अजय रज़ा भाई हैं और मौलाना हमारे साथ हैं, मेरे शौहर मेरे साथ हैं, अली इमाम साहब हैं और ये और दीगर तमाम जिसे कहना चाहिए शहज़ादी कौनैन के मैं नौकर ही इनको कहूँगी कि जो अपनी नौकरी के फरीज़े को अंजाम देते हुए यूएनओ ऑफिस तक पहुँचे हैं। हमने अभी पार्लियामेंट हाउस में अपना मेमोरेंडम दे दिया है और हुकूमत हिंद की जानिब से जो हमारे इलेक्शन की तारीखों को डिक्लेयर होने के बाद जो आचार संहिता का मसला रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर प्रोटेस्ट उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए जितने बड़े पैमाने पर हर साल होता है, लेकिन हम अपने फरीज़े को अदा करते हुए यूएनओ ऑफिस पहुँच गए। हमने मेमोरेंडम भी रिसीव करा दिया है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट जो है हमारी बात आले सऊदी हुकूमत तक पहुंचाएगी और हमारा मुतालबा जो है हमारी शहज़ादी के मज़ारात, हमारे इमामों के मज़ारात जो रीबिल्ड होने हैं, जो इनके नौ तामीर होनी है, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगी। उस हिस्ट्री को तो मैं अगर यहाँ पर दोहराऊँ तो आप जानते ही हैं और इतने सालों से अगर आपने तारीख़ का भी अगर मुतालिया किया है, हमारे ज़ाकिरीन हज़रात से, उलमा हज़रात से, ज़ाकिराओं से आपने जन्नतुल बकी की तारीख़ को बेशुमार बार सुना है कि जन्नतुल बकी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं आप हज़रात की खिदमत में, रात मैंने एक इंटरव्यू दिया, वहाँ पर मुझसे पूछा भी गया कि जन्नतुल बकी का और भी नाम है, तो मैं आप हज़रात की खिदमत में बताऊँगी यकीनन जन्नतुल बकी का नाम एक और भी था जो उसके हवाले से था। वहाँ बकी कहते हैं उस इलाके को कि जहाँ जंगली पेड़ पाए जाते हैं, तो उसी हवाले से जन्नतुल बकी को उस नाम से पहचाना जाता था। लेकिन जन्नतुल बकी नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि आपने मौला अली से ये फरमाया था अपनी हदीस में, ऐ अली तुम और तुम्हारी औलाद जिस जगह दफन होगी, जहाँ उनके मज़ारात होंगे, वो जगह जन्नत का एक टुकड़ा होगी। उसी दिन से इसको जन्नतुल बकी कहा जाने लगा। अब मैं मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं, चाहे उसमें आले सऊद हो, चाहे हुकूमत सऊदी अरब के तमाम मुसलमान हो, जो कि जाहिर बात है कि उम्मत मोहम्मदी हैं, आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा सऊदी अरब में इतना जगमगा रहा है, वो अपना फ़र्ज समझ के अपने रसूल की उस निशानी को कायम किए हुए हैं। तो जब वो रसूल को मानते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को इस तरीके से उन्होंने रोशन कर रखा है, आज उन्हीं की बेटी के मज़ार पे एक चिराग तक भी नहीं है। क्या मैं उसकी वजह सऊदी के मुसलमानों से पूछना चाहूँगी कि आखिर क्यों नहीं? क्या वो हदीस रसूल को भूल गए जिन्होंने कहा था कि ऐ अली तुम्हारी औलाद और उनके तमाम मज़ारात जहाँ होंगे वो एक जन्नत का टुकड़ा होगी। तो चाहने वालों, मैं शहज़ादी की चाहने वालों, मैं आप हज़रात की खिदमत में ये दिखा दूँ कि हमने मेमोरेंडम जो है वो रिसीव करा दिया है। ये देखिए, ये पीछे यूएनओ के ऑफिस की ये स्टैंप है जो रिसीव हो के हमारा मेमोरेंडम, और आप सब मिलके मैं एक बार फिर शहज़ादी के हवाले से और उनके सदक़े से ये दुआ मांगे कि परवरदिगार आलम हमारा यूएनओ को ये आखिरी मेमोरेंडम हो और उसके बाद हम अगले साल मेमोरेंडम देने के लिए नहीं आए बल्कि यूएनओ का शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि उन्होंने इस मेमोरेंडम के ज़रिए हमारी बात आले सऊद तक और सऊदी हुकूमत तक पहुँचाई। हम अपने मिशन में कामयाब हुए और हमारा मिशन नहीं बल्कि ये तमाम आलम इस्लाम का मिशन है, तमाम मुसलमानों के फ़िरक़ों का मिशन है। जो हुजूर को मानते हैं वो हुजूर की बेटी से भी मोहब्बत रखते होंगे, जो हुजूर को मानते हैं उन्हें हुजूर की बेटी से और आल से भी उल्फत यकीनन होगी।
तो मैं उस हवाले से कहना चाहूँगी कि खुदारा मुसलमानों अपनी शहजादी के रोज़े की तामीर नौ करो और उसके बाद हमारे जज्बात जो मजरू हुए हैं हम उसी जज्बात के साथ फिर शहजादी के रोज़े पर पहुँचे। इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत करीब आए। मैं कहती हूँ कि सब दुआ गो रहें। और जैसे कि मैंने अभी अपनी पिछली तकरीर में भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट और एहतजाज के बहुत से तरीक़े होते हैं, उसमें एक अहम तरीक़ा जो है वो अपने परवरदिगार से दुआ है। और वो दुआ भी जब पूरी होगी जब हम तक़वा इख्तियार करें, हम वाजिबात अदा करें, हम एक सच्चे मुसलमान कहलाएं और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें तो हमारी यकीनन दुआ ज़रूर मकबूल होगी। वस्सलाम। बस इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हम अगले साल अपनी शहज़ादी के रोज़े का की तामीर का जो है जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आएँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल, क्योंकि ये खून भी शहज़ादी का ही है, इसलिए चाहे कितनी भी कोविड रहा हो या कुछ रहा हो, मैंने हमेशा अपने सीने से खून निकाला, वो निकाला। साइन करूँगा मैं। तुझे ज़हरा मैं ये कह कर पलट कर तुम जब आओगे तुम्हें सीने लगाएगी। पलट कर तुम जब आओगे तुम्हें सीने लगाएगी। वो माँ जिसने नाब तक हाथ पहलू से हटाया है। अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर दरगाहें नहीं तोड़ी जाती, यहाँ मज़ारें नहीं तोड़ी जाती, यहाँ कब्रें नहीं तोड़ी जाती। आज आप देखिए ख्वाजा अजमेरी की दरगाह लोग कितनी इज़्ज़त देते हैं, या निज़ामुद्दीन में कितनी इज़्ज़त देते हैं। आज हमारे जुल्फ़िकार अहमद छम्मन साहब यहाँ पर अपना खून बहा रहे हैं, अपने खून से यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं और सब लोग जज्बात के साथ में यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ इसलिए मौजूद हैं, एक हमारे हिंदू भाई वो कहते हैं कि सबसे पहले ईंट मैं रखना चाहता हूँ, ये उनके अंदर जज्बा है। तो सऊदी अरब को ये सीखना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। आपको मदद करनी चाहिए। अगर आप गाज़ा में मदद नहीं करते, आप और जगह मदद नहीं करते, लेकिन कम से कम आप जन्नतुल बकी जिससे हमारे दिल के जज्बात जुड़े हैं, हमें सब उन सब के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं बहुत सारी ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट के तमाम हमारी डॉक्टर आलेता बहन बैठी हुई हैं जो डॉक्टर हैं, और अज्जर रज़ा ज़ैदी साहब बैठे हुए हैं, तमाम लोग नजमी साहब बैठे हुए हैं, दानी साहब, शबी साहब, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब शुक्रिया अदा करते हैं सच्चू साहब का। जिस तरीका, हाँ पप्पन साहब जी हमारे नई दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, सब शुक्रिया अदा करते हैं विनय जी का कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी इज्जत दी। और ठीक है कि चुनाव की वजह से, हालांकि डीसीपी साहब ने कह दिया था कि आपको परमिशन है, रात को एसएचओ साहब का फ़ोन पहुंचा जिसकी चुनाव की वजह से इन्होंने मना करा और इज्जत दे के मुझसे बात करी कि भाई आप एंटी टेररिज्म काम करते हैं, आप यहाँ आइए और मैं ही आपका रिसीव कराऊँगा। मैं वाकई में दिल से दुआएं भी दे रहा हूँ और बहुत आभारी हूँ विनय जी का, जो हमारे यहाँ के पार्लियामेंट के एसएचओ साहब हैं, उन्होंने जिस इज्जत से बुलाया, बहुत बहुत इनका शुक्रिया। डीसीपी साहब का, पूरे शासन का, प्रशासन का, कि हम लोगों को इज्जत अफजाई देते हैं ताकि हमारी भी हिम्मत पड़े जिस तरीके से हम एंटी टेररिज्म काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा मेमोरेंडम है, जन्नतुल बकी जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो पैगम्बर रसूल अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनका मज़ार आज ही के दिन टूटा था। और फाइनेंस एड जो दे रहा है ये सऊदी, पाकिस्तान को फाइनेंस एड दे रहा है, कंगले मुल्क को फाइनेंस दे रहा है सऊदी पूरे उसमें जब फाइनेंस दे रहा है, वहाँ टेररिस्ट कैंप जो चल रहे हैं उसका अटैक इंडिया पे हो रहा है, जिसकी हमने आवाज़ उठाई है। और ये दुनिया को मालूम है, पूरी इंटेलिजेंस को मालूम है, सब कुछ है। मुझ जैसे आदमी को आईबी ने मना करा, इंटेलिजेंस ने हमारी इंडिया की मना करा कि आप हज पे नहीं जा सकते, सऊदी पे नहीं जा सकते। तो मेरा जाना भी बंद है हज पे और उस पर, इसीलिए क्योंकि मैंने उनको फाइनेंस जो ऐड करा उसके लिए करा। मैं दोबारा विनय जी का, एसएचओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.